टुडे मैं आज जो है एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर पे बात करना चाहूँगा जिसका नाम है ओजीएस या ओपन जर्नल सिस्टम। अच्छा, मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जैसे आपने बता दिए तो जर्नल ऑलरेडी हम इसको रन कर रहे हैं। ये कोई नया सिस्टम नहीं है बल्कि जो हमारे प्रोफेसर लुत्फुल्लाह काका खील साहब आपकी जो पैनल पे भी आज हैं उन्होंने सबसे पहले यहाँ कोहाट यूनिवर्सिटी के जब वाइस चांसलर थे तो हम भी उस वक्त ये मेडिकल जर्नल जो है कस्ट मेडिकल जर्नल के नाम से छपा था एंड इट वाज द फर्स्ट मेडिकल जर्नल इन पाकिस्तान जिसने हमने ये सिस्टम उस वक्त अडॉप्ट किया था और स्टिल हम उस वक्त कर रहे हैं और 2009 में हमने एचईसी में पहला वर्कशॉप करवाया है और लास्ट वर्कशॉप जो मैंने अभी एचईसी के लिए करवाई है ऑनलाइन वो कोई 3-4 दिन पहले ही है। सो एचईसी को भी मैं थैंक्स पे करूंगा कि उन्होंने इस सिस्टम को सपोर्ट किए बल्कि अब जो भी एकेडमिक जर्नल एचईसी रिकॉग्नाइज होगा उसको इस सिस्टम पे या किसी भी और ऑनलाइन सिस्टम पे लाइक स्कॉलर वन है या ईजे मैनेजर है उस पे आना जरूरी है। ये ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट ये इनकी कर्टिसी से बना है और ये बेसिकली साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कनाडा में ये बेस्ड है और मल्टी यूनिवर्सिटी इनिशिएशन है इसकी जिन्होंने फ्रीली और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना लिए जिसमें आप रिसर्च को करके और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके और पब्लिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाए इस सॉफ्टवेयर में एक तो ओजीएस इन्होंने बनाया है इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं। आज मेरा मेन टॉक हमारी ओजीएस पे होगा लेकिन उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। चार मेन प्रोजेक्ट्स हैं इनकी। पहला जो ओजीएस हम जिसको कहते हैं ओपन जर्नल सिस्टम है ये बेसिकली जो भी साइंटिफिक आर्टिकल्स आते हैं और आप पब्लिश करवाते हैं तो ऑथर से लेके एडिटर से लेके पब्लिकेशंस तक और पोस्ट पब्लिकेशन या पब्लिकेशन के बाद के मराहल को जो है एक बड़ी ही आसानी के साथ ये तय करता है। इसके अलावा ओपन कॉन्फ्रेंस सिस्टम है जिसके थ्रू आप कॉन्फ्रेंसेज अरेंज कर सकते हैं। ओपन मोनोग्राफ प्रेस है और ओपन हार्वेस्टर सिस्टम है। शॉर्ट सी मैं इनकी भी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। ओजीएस जो है ये सॉफ्टवेयर बेसिकली मैनेज करता है और पब्लिश करता है स्कॉलरली जर्नल्स को। हमारे स्कॉलरली जर्नल सारी यूनिवर्सिटी से छप रहे हैं और सोशल साइंसेज में उर्दू की भी जर्नल्स है इस्लामियात की भी हैं अरेबिक्स की भी हैं तो ये उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है कि आप उनकी जर्नल्स की सारे मराहल को ऑथर्स की सबमिशन से लेके पोस्ट पब्लिकेशन तक सारे मराहल को आराम से तय कर सकते हैं। पहले भी इस पे बात हुई है कि ओपन का मतलब क्या है तो ये जनरल पब्लिक लाइसेंस जीएनयू है जिसमें आप इसको रन कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं शेयर कर सकते हैं इवन अपने सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये 2001 में पहली दफा बना था और दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जर्नल इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं और मोर 10,000 से ज्यादा जर्नल्स हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फ्री है। स्कॉलर वन जैसे बहुत बड़े बड़े जर्नल्स हैं बड़े पब्लिशर्स हैं लेकिन उनकी अपनी पेमेंट्स होती है। ये बाकी जर्नल्स जो सॉफ्टवेयर है ईजे मैनेजर है और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो सारे पेड हैं। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस सिस्टम है ये भी इनका बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसपे आप कॉल फॉर एब्स्ट्रैक्ट पेपर्स भी कर सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिकली लोग सबमिट कर सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं फिर एडिट भी हो सकता है पोस्ट कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी इसमें हो सकती हैं ओरिजिनल डेटा सेट भी अगर किसी का है तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं पार्टिसिपेंट रजिस्टर हो सकते हैं और पोस्ट पार्टिसिपेट जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस हो सकती हैं उसकी भी ये प्लेटफॉर्म जो है बड़े अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसको भी अगर हमारे एकेडमिक्स वाले कोई यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा ओपन मोनोग्राफ प्रेस है ओएमपीएस को कहते हैं जिसके जरिए अगर आप कोई किताब छापना चाहते हैं कोई ऑथर है खुद ही वो किताब छापता है उसको रिव्यू करता है एडिट करता है कैटलॉगिंग प्रोडक्शन पब्लिकेशन सारे मराहल में ये भी उसकी हेल्प कर सकता है और उसकी अपनी वेबसाइट को भी इस तरह कैटलॉगिंग में हेल्प कर सकता है।
फिर हार्वेस्टर सिस्टम जो इनका ओपन ओएचएस है, बेसिकली ये मेटा डेटा इंडेक्सिंग सिस्टम है। जो लोग भी एकेडमिक्स राइटिंग करते हैं, उनको पता है कि ये जर्नल है या जो भी चीज़ है, उसको आगे इंडेक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो ये सर्चेबल मेटा डेटा इंडेक्स को जहाँ पे भी वो है, जो ओपन आर्काइव इनिशिएटिव्स हैं, उनके ज़रिए इनका लिंक करता है और ये यूजुअली ओजीएस और ओसीएस की कंप्लायंट आर्काइव्स हैं। ये सारा प्रोजेक्ट जो रन होता है वो बेसिकली पीकेपी पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। मैंने pkp.sfu.ca/ogs इसका वो है। आप इसको गूगल करके आराम से सबसे पहले आपको यही नज़र आता है। यहाँ यहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स आते हैं जिसमें पीएचपी 7.2 और लेटर ये आगे आगे स्लाइड में मैं आपको बता दूँगा। और लेटेस्ट वर्ज़न जो है अभी नवंबर 13, 2020 में आया है डाउनलोड आप इसको यहाँ से कर से 3.2.1-2 ये फुली फंक्शनल होगा 1-2 महीने बाद लेकिन आप इसको फिर अब अगर पुराना वर्ज़न भी है आप उसको आराम से अपडेट कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्ज़न मैंने आपको बता दिए 3.2.1-2 आ रहा है। ये 3-4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है आपको पीएचपी 7.2 या इससे के बाद वाले माइएसक्यूएल और मारियाडीबी या पोस्टग्रेसक्यूएल सपोर्ट आपको चाहिए होता है। डेटाबेस सर्वर्स के लिए अगेन सर्वर के लिए माइएसक्यूएल या मारिया ये आपको चाहिए होता है। वेब सर्वर पे यूनिक्स ओएस रिकमेंड हो करते हैं। लिनक्स FreeSBD अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आती तो ये कोई भी आईटी वाला अगर यूनिवर्सिटी में है या कोई भी इंस्टीट्यूशन का है तो वो आराम से इनको कर सकते हैं और इस पे यूट्यूब में बड़ी अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसको देख-देख के भी आप आराम से इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ओजीएस सपोर्टिव पीकेपी पैसे लेके ये फिर आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंसल्टेशन सर्विस की फ़ी लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री है, अगर कोई खुद करना चाहे तो उनको पेमेंट करनी नहीं पड़ती। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये है कि ये एक वर्क फ्लो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देता है, जिसमें पूरा मैनेजमेंट करता है कि एक ऑथर जब आर्टिकल सबमिट करता है, फिर उसके साथ आप एक एडिटर किस तरह कम्युनिकेट करता है और उसको ईमेल्स जाती हैं, डिस्कशन जनरेट होता है, फिर रिव्यू के लिए आप रिव्यूअर सेलेक्ट करते हैं, रिव्यूअर को भेजते हैं, रिव्यूअर वापस भेजता है, आप फिर वापस ऑथर को भेजते हैं, ऑथर का रिस्पॉन्स आता है, ऑथर के साथ डिस्कशन होती है, फिर सेक्शन एडिटर या मैनेजिंग एडिटर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, फिर पेपर को एक्सेप्ट करना है या रिवीजन के लिए भेजना है, फिर रिवीजन या एक्सेप्टेंस के बाद के मराहिल कॉपी एडिट में जाएगा या प्रोडक्शन में जाएगा। तो ये सारे मराहिल जो है एक ख़ास वर्क फ्लो के थ्रू आप आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है तो इसमें बड़ा हद तक हमारे पास जो पहले हम आर्टिकल लिख के फिर उसके प्रिंट आउट लेके फिर पोस्टर करते थे, तो ये सारा सिस्टम उन्होंने बचा लिया है। पेपर की भी बचत है, पोस्टर की भी बचत है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑथर घर से सबमिट करता है। फिर ऑथर जो कुछ आर्टिकल के साथ हो रहा होता है, वो भी देख सकता है घर पे बैठ के कि जी रिव्यूअर के पास चला गया, प्रोडक्शन में चला गया, तो वो उसको ईमेल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एडिटर्स रिव्यूअर असाइन कर सकता है, रिव्यूअर के पास जाता है, रिव्यूअर उस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिव्यू भी कर सकता है और फिर एडिटर इसको एडिट भी कर सकता है, कॉपी एडिट करता है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो ये घर बैठ के भी और ऑफ़िस से भी बैठ के आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मोबाइल से भी हो सकता है अगर आप लोग इसको जैसे भी यूज़ करना चाहें। ट्रैकिंग सिस्टम इसमें इस तरह है कि सबमिशन से लेके पब्लिकेशंस तक जो चीज़ भी हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली टाइम रिकॉर्ड उसमें हो रहता है जी सबमिशन डेट ये है, रिव्यू रिवीजन डेट ये है। आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम जब पहली दफ़ा किसी ने सिस्टम देखा तो वो यही चाहते थे कि सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंट हो, इसमें कोई ये नहीं है कि जी आर्टिकल अभी आया है और आपने बैक डेट में छाप दिए। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है प्रूफ रीडिंग तक और सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल। फिर आप अपने स्टैटिस्टिक्स इसमें निकाल सकते हैं कि जी साल में मेरे कितने आर्टिकल आते हैं, कौन-सा आर्टिकल कितने टाइम में इसको रिव्यू और पब्लिकेशन में कितना टाइम लगा है, कौन-सा रिव्यूअर है जिसने कितने रिव्यू किए हैं, कितनी जल्दी वो रिव्यू करता है, रिव्यू की ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो सब कुछ जो है इसमें आप अपने स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन भी अगर आपकी वेबसाइट की भी स्टैटिस्टिक्स है, वो भी आपको ये देखता है कितने आपको ऑनलाइन हिट्स आती है, कौन-सा आर्टिकल ज़्यादा रीड होता है, कौन-सा कितना डाउनलोड हो सकता है, हो चुका है, ये सारा कुछ है।
फिर ओजीएस जो है ग्लोबल है, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि मल्टीलिंगुअल है, ओवर 30 लैंग्वेजेज़ में है, 10,000 से ज़्यादा जर्नल्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस लैंग्वेजेज़ में सारे अवेलेबल हैं, चाइनीज़ से लेके, टर्किश से लेके अरेबिक, पर्शियन भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी इसमें है। तो आप उसमें एज़ एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको चूज़ करके और उसमें आप अपना जर्नल पब्लिश कर सकते हैं। 100% जी ओपन सोर्स है, सॉफ्टवेयर है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ मॉडिफाई विदाउट एनी चार्जेस। लोकल आप अपने लोकल सर्वर पे या किसी वेबसाइट पे भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं और सारा डेटा का कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो। फिर इंडेक्सेशन जो भी आप इंडेक्सिंग इस पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सारा मेटा डेटा से लेके सारी चीज़ें जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिकल में पबमेड में करते हैं, आप क्रॉसरेफ में डालते हैं, ऑर्किड में जाते हैं, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स में जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप एक बटन से आप सारा कुछ अपना वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसमें गूगल स्कॉलर में आपकी इंडेक्सेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, यू कैन कीप योर ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कस्टमाइज़्ड ये है कि आप अपने जर्नल के मुताबिक कि जी मेरे जर्नल में इतने सेक्शंस होंगे, रिव्यू आर्टिकल कितने, आप ओरिजिनल आर्टिकल, केस रिपोर्ट जैसे हम कर सकते हैं, तो हर एक में अपने अपने उसके मुताबिक आप चेंज भी कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट की लुक भी चेंज कर सकते हैं। आप ओपन एक्सेस हैं, तो ओपन एक्सेस मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो उसमें पैसों के हिसाब-किताब का भी पूरा बंदोबस्त मौजूद है। फिर अगर ये हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू ये होता है कि अगर आपका वेबसाइट खत्म हो गई तो वो जिसमें जितनी भी पब्लिकेशंस होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। इसमें इनका जो इंटीग्रेशन है परमानेंट आर्काइव कि अगर आपकी वो जर्नल भी खत्म हो गया है, वेबसाइट भी खत्म हो गया है, फिर भी आप लॉक्स और क्लॉक्स वाला सिस्टम में अगर आप उनके साथ इनका लाइज़ान है तो आप अपने उनमें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है इसकी अपनी चार्जेज़ लेती है। फिर सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सऐप पे आप शेयरिंग आपका आपके साथ ऑप्शन हैं, उसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथ-साथ जो है, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया है कि लास्ट 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले उनका लेटेस्ट वर्ज़न आया है। इस साल 2 अपडेट्स आए हैं, तो इसको साथ-साथ अपडेट भी कर रहे हो। जब आप देखते हैं कि कोई जर्नल कैसे ओजीएस पे है, तो आपको ओवरऑल लुक इस तरह मिलता है, जिसमें जर्नल का नाम है, अबाउट द जर्नल, करंट इश्यूज़, आर्काइव्स, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑथर, जर्नल पॉलिसीज़। ये सिंपल भी हो सकता है, जिस तरह आपको ये हमारा इश्यू नज़र आ रहा है। और ये थोड़ा-सा आप इसमें डिफरेंट थीम्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जर्नल का आउटलुक कैसा होगा। देयर आर मल्टीपल थीम्स, आप अपना भी बना के अपलोड कर सकते हैं। जब आप सिस्टम में एंटर होते हैं तो आपके डैशबोर्ड पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिपेंड करता है कि आप ऑथर हैं, रिव्यूअर हैं या एडिटर है, सेक्शन एडिटर है, हर एक का डैशबोर्ड मुख्तलिफ है। ये मैनेजिंग एडिटर का डैशबोर्ड आपके सामने है, जिसमें क्यूज़ हैं, अनअसाइन्ड कितने आर्टिकल्स हैं, एक्टिव कितने हैं, आर्काइव जो पब्लिश हो चुकी है, आपने रिजेक्ट की हुई है या इमीडिएटली मेरे ज़िम्मे कितने टास्क हैं, कौन-सा आर्टिकल किस स्टेज पे है, ये सारे आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा ये सबमिशन थे, जो इश्यूज़ हैं, अगर आपने इसमें नया इश्यू क्रिएट करना है, पुराने इश्यूज़ में जाके देख सकते हैं। जर्नल की सेटिंग्स, वेबसाइट की सेटिंग, वर्कफ़्लो कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगा, इसकी सेटिंग आप खुद मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। फिर यूज़र्स आप खुद भी बना सकते हैं, जिसमें आप ऑथर भी बना सकते हैं, आप रिव्यूअर भी कर सकते हैं, आप इसमें सेक्शन एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, एडिटर, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर सारे रोल्स आप असाइन कर सकते हैं। फिर इसमें टूल्स हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, जैसे आपने एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, आपने डेटा को इम्पोर्ट किया है या फिर इंडेक्सिंग सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अपने स्टैटिस्टिक्स, ये सारे आप इस पे आराम से कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल एकेडमिक जर्नल अगर आप देखें तो उसमें सबमिशन से लेके आर्टिकल सबमिट होता है ऑथर, फिर पीयर रिव्यू में जाता है, फिर एडिटर उसको कॉपी एडिट, प्रूफ रीड करता है, फिर ऑनलाइन पब्लिश करता है। तो ये सारा कुछ और उसके बाद फिर इंडेक्सिंग एजेंसी स्कोपस को भेजना है, वेब ऑफ साइंस के साथ है। तो ये सारे सिस्टम में इसके पास ऑप्शंस हैं और आपको ज़्यादा लाइफ आपकी आसान हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन से रोल्स हैं। आपने एक यूज़र को मल्टीपल भी रोल भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जनरल मैनेजर भी है, एडिटर भी हो सकता है या एक ही एडिटर का काम मल्टीपल जर्नल्स को लोगों को दे सकते हैं, जिसमें आपका अगर काम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लोग रखें और हर एक को डिवाइड भी कर सकते हैं।
फिर हर एक का रोल अपना होता है, डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन रिव्यूअर का अपना रोल होता है, इसमें वो अपने काम कर सकते हैं, ऑथर अपना सबमिट कर सकता है और अकॉर्डिंगली आप उसमें रोल असाइन कर सकते हैं। अगर एक ऑथर है तो वो सबसे पहले अगर वो फॉर एग्जांपल हमारे जर्नल पे लॉगिन होता है तो या तो वो अगर पहले रजिस्टर नहीं हुआ तो वो अपना अकाउंट बनाएगा। अगर अकाउंट बनाए तो वो लॉगिन होगा तो उसकी सामने उसका अपना डैशबोर्ड आ जाएगा और वो सबमिशन भी कर सकता है। जब वो सबमिशन करेगा डैशबोर्ड में उसके पास ये 5 स्टेप का है जिसमें स्टार्ट है, फिर अपलोड अपना आर्टिकल अपलोड करेगा, मेटा डेटा एडिट करेगा जिसमें और ऑथर्स के नाम डाल सकता है और कीवर्ड्स डाल सकता है, फिर कंफर्म करेगा और बाकी सप्लीमेंट्री चीज़ें भी उसमें अपलोड कर सकता है। जब आर्टिकल ऑथर सबमिट करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक जो है एक्नॉलेजमेंट आ जाती है सबमिशन की और एडिटर को भी ईमेल आ जाती है कि जी आपके आर्टिकल कोई सबमिट हुआ है। एडिटर उसको अपने डैशबोर्ड से दे सकता है। ये देखिए इसमें एडिटर का मैंने आपके सामने अभी स्क्रीन आ रही है जिसमें माय क्यूज और ये सारे आर्काइव्स ऑल एक्टिव्स। तो इसमें अगर आप एक आर्टिकल को क्लिक करना चाहते हैं कि ये आर्टिकल नया सबमिट हुआ है तो आर्टिकल के सामने आपके ये खुल जाएगा। ये अब एडिटोरियल वर्क फ्लो हम इसको कहते हैं कि एक आर्टिकल अब एडिटर के पास आ गया है तो उसने आगे जाके इसके साथ जो मराहल तय करने हैं वो सारे इसमें हो सकते हैं। वो फाइल को देखेगा, फाइल अपलोड कर सकता है, इसके प्री रिव्यू डिस्कशन ऑथर के साथ दोबारा कर सकता है या आपस में एडिटोरियल बोर्ड में भी डिस्कशन कर सकते हैं, वो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट ऐड कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं इस स्टेज पे या अगर आप चाहते हैं कि जी इसको रिवीजन कर दें तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं या इसको पीयर रिव्यू के अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो पीयर रिव्यू के पास आप भेज दें। तो आप सबमिशन के बाद सेकंड टैब रिव्यू पे आ जाएँगे। आप मल्टीपल राउंड्स कर सकते हैं या सिंगल राउंड करना चाहते हैं और इसमें आप अगर आप नीचे देखें आप ऐड रिव्यूअर कर सकते हैं, रिव्यूअर आप खुद भी बना सकते हैं या किसी ने अपने ऑप्शंस दिए हुए रिव्यू के कि जी मेरे ऑप्शंस ये हैं, मैं इन-इन चीज़ों को रिव्यू करूँगा। यू कैन ईज़िली ऐड द रिव्यूअर। उसमें आप देख सकते हैं कि इस रिव्यूअर ने पहले कौन-से रिव्यू किए हैं, कितने रिव्यू किए, कितने टाइम में रिव्यू करता है और अभी इसके पास एक्टिव कोई और रिव्यू आर्टिकल्स तो नहीं पड़े हुए हैं। सो बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको सारी डिटेल्स देता है। रिव्यूअर जब आप आर्टिकल भेजते हैं तो रिव्यूअर भी अपने ऑनलाइन उसको ईमेल चली जाती है, वो लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आ जाता है इस पेज पे या वो लॉगिन होता है अपने अकाउंट से तो उसके सामने ये पेज खुल जाता है। ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें वो पहले रिक्वेस्ट को देखेगा, अगर वो समझता है इसमें आप ब्लाइंडिंग कर सकते हैं, डबल ब्लाइंड कर सकते हैं जिसमें आर्टिकल ऑथर का नाम नहीं आएगा और उसमें फिर वो अगर एक्सेप्ट करता है फिर आपने एडिटर जो गाइडलाइंस दिए हैं उसको पढ़ सकता है, वो ऑनलाइन प्रोफार्मा भी भर सकता है और कोई जो आर्टिकल है उसको उसमें कमेंट करके भी अपलोड कर सकता है और फिर अपने रिकमेंडेशंस दे सकता है, रिजेक्शन, रिवीजन या रीसबमिट फॉर रिव्यू। जब आर्टिकल रिव्यू हो जाता है तो एडिटर के पास फिर आ जाता है और एडिटर इसके बाद वो आर्टिकल डाउनलोड करके देख सकता है या ऑनलाइन भी देख सकता है कि इसकी रिकमेंडेशन क्या है। वो रिव्यूअर को रैंक भी कर सकता है कि अच्छा रिव्यूअर की है, रिव्यू किया है, बुरा किया है। फिर उसके बाद ऑप्शन है कि वो आर्टिकल को अगर रिकमेंड की है एक्सेप्टेंस तो वो एक्सेप्ट करे, अगर रिजेक्शन है तो यहाँ से भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डिक्लाइन सबमिशन लिखी हुई है। इसके अलावा अगर वो ऑथर को वापस भेजना चाहते हैं तो वो रिक्वेस्ट रिवीजन करके वापस भेज देगा। जब आर्टिकल करेक्शन होके वापस आ जाएगा, तो इसके बाद फिर वो है वो एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट के बाद इसको प्रोडक्शन में चला जाता है। प्रोडक्शन में फिर कॉपी एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग है और इसको इश्यू हम असाइन करते हैं कि ये किस इश्यू में पब्लिश होगा। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं इसको हम एडिटोरियल वर्क फ्लो कहते हैं। एडिटोरियल वर्क फ्लो में जो है फिर आप इसमें इश्यू फ्यूचर का इश्यू क्रिएट करना है या करंट इश्यू में छापना है। आप इसमें अगर आप देखें फ्यूचर इश्यू का ऑप्शन है, ये आप इश्यू क्रिएट जो है साइड पे जो बार नज़र आती है यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। बैक इश्यू भी आप देख सकते हैं। जब आप इश्यू क्रिएट करेंगे लाइक यहाँ पे वॉल्यूम 30, 20, 21 का मैंने इश्यू क्रिएट किया है।
ये मैंने परमिशन के कौन-कौन देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ये आपके पास ऑप्शंस कंट्रोल आपके हाथ में है। फिर इसमें जब इश्यू सारे आर्टिकल्स हो गए, उनकी कंटेंट पेज आप बना सकते हैं, ऊपर-नीचे कर सकते हैं, सीक्वेंस बराबर कर सकते हैं, इश्यू डेटा, गैलीज़ आप पीडीएफ में अपलोड करना चाहते हैं, एचटीएमएल में करना चाहते हैं, एक्सएमएल में करना चाहते हैं, सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। डीओआई आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिर इसमें अगर आपने इश्यू का इमेज क्रिएट करना है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बता दी, ये वो चीज़ होती है जो एडिटर करता है। अब एडिटर बैकग्राउंड पे जो वर्कफ्लो चल रहा है, जर्नल कैसे चलाएगा, जर्नल के बारे में डिटेल्स, वेबसाइट के बारे में डिटेल्स या ये वर्कफ्लो की डिटेल्स, ये आप खुद एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नल की सेटिंग में एक मास्ट हेड्स हैं जिसमें आपके जर्नल की डिटेल्स, कॉन्टेक्स्ट, सेक्शंस कौन-कौन से होंगे, ये सारे आप यहाँ से बनाएँगे। फिर वेबसाइट की सेटिंग्स जो हैं, वो आप वेबसाइट आपका कैसे नज़र आएगा, डिफरेंट डिटेल्स इसमें है, इन्फॉर्मेशन क्या होगा, अपीयरेंस क्या होगा, आर्काइविंग कैसे होगी, कौन-सी लैंग्वेज होगा। बहुत ज़्यादा प्लगइन्स पे आज बात हुई है, प्लगइन्स आप इसमें कुछ ऑलरेडी इनेबल हैं, कुछ आप एडिशनल भी डाल सकते हैं, अनाउंसमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यूज़, स्टैटिक पेजेस हैं और ट्रांसलेशन के ऑप्शंस में फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में और आप इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस जो है आप इसकी सेटिंग जो है यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगर आप वर्कफ्लो की सेटिंग है उसमें कंपोनेंट, सबमिशन, रिव्यू, पब्लिशर लाइब्रेरी, ईमेल्स, जो ईमेल इसमें खूबसूरती की बात ये है कि आपको ईमेल टाइप करना नहीं पड़ता। आप एक दफ़ा ईमेल्स बना लें कि जी रिवीजन के लिए ये होगा, एक्नॉलेजमेंट के लिए ये होगा, रिजेक्शन के लिए ये ईमेल होगी, रिव्यूअर के लिए ये ईमेल जो होगी, रिव्यूअर वो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें साथ में ऐड कर देता है। थैंक यू वेरी मच।